करेंगे। महामैराथन आपका दोस्तों चैप्टर वाइज, कहने का मतलब ये हुआ पार्ट 1 आपको देंगे। और अगर आपने अब तक बहुत कुछ पढ़ा है या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से अपने पूरे 90 मार्क्स को आप कवर कर सकते हो जो आपके सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए। और तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग सभी को। टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा प्रश्नों की तरफ। आइए, डैश डैश तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है। इनमें पे दोस्तों कह रहे हैं कि वो कौन सा मंथ होगा या महीना होगा जब तमिलनाडु में दोस्तों बरसात होती है। क्या वो अप्रैल से मई का मंथ होता है, जून सितंबर होता है, अक्टूबर से दिसंबर का होता है, या दोस्तों जनवरी से मार्च का होता है। आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न आपको दोस्तों यहाँ पे दिए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके बीपीएससी बिहार में दोस्तों पूछे गए प्रश्नों पे हम आपके लिए लेकर आए हैं। सारे प्रश्न वही होंगे। तो सही उत्तर दोस्तों इसका बनेगा अक्टूबर और दिसंबर। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका दोस्तों एकदम सही उत्तर आपका हो जाएगा। कौन सा? अक्टूबर और दिसंबर। ठीक बात है। इसका आप लोग की पॉइंट देखिए क्या लिखा गया है। तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। बहुत अच्छी बात है। यह मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर अथवा जनवरी के मध्य तक दोस्तों जारी रहता है। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि आपको रिवीजन तेजी के साथ में करना है। ठीक है, आइए। राजस्थान में दोस्तों बहुत कम वर्षा होती है। कह रहे हैं कारण क्या है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का कारण क्या होता है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है और ऑप्शन भी है। क्या कारण है कि दोस्तों राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है? 4 ऑप्शन है, आप लोग कहिए, फिर मैं आपको बताता हूं कौन सा उत्तर सही होगा। बोलिए सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर। तो दोस्तों सही उत्तर होगा, देख रहे हो, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। समझ पाए? हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिल पाती। यही कारण दोस्तों वहां पे बरसात कम होती है। जब तक ह्यूमिडिटी, उमस, गर्माहट और ठंडक दोनों का मिश्रण नहीं होगा बरसात कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका एकदम सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु का दोस्तों प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? बताइए आप लोग। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु के वर्षा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? बताइए। अंजलि शर्मा, सुरेंद्र सिंह और चिराग कुमार, पूजा कुमारी। बताइए दोस्तों फटाफट आप लोग कमेंट करके जल्दी से कि उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा है। क्विक टेस्ट आपको देना है आज, बिल्कुल तेजी के साथ आपको आज टेस्ट करना है। फटाफट से आपको रिवीजन करना है। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ, क्या इसका सही उत्तर होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। सही उत्तर दोस्तों इसका बनेगा पश्चिमी विक्षोभ। यानी जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को कहा है वो ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, पश्चिमी विक्षोभ। यही कारण है, इसी की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु शुरुआत होती है, वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग करना है तो ये भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपके, मैं पूरी तरीके से जूम कर देता हूं जिससे आप इसको पढ़ सको आराम से। क्या लिखा है? उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ है। इसका मतलब ये वर्षा मुख्यतः भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होती है। ये वे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारतीय भूभाग तक प्रवाहित होता है। पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलता है और राजस्थान में दोस्तों इसी वर्षा को मावट कहते हैं। TRE1 इसको नोट कर लो दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। ये TR 1.0 का क्वेश्चन है कि राजस्थान में इसी वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, फिर देखिए सेम प्रश्न रिपीट हो गया, देख लीजिए आप लोग, सेम वही प्रश्न दोस्तों आपको दोबारा फिर इन्होंने रिपीट करके पूछ लिया कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण कौन सा है? बताइए। तो सही कारण दोस्तों बनेगा कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। क्या बनेगा?
पश्चिमी विक्षोभ, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही सटीक उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है? दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? जितना भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ये सारे बिहार के बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए, बिल्कुल, तो दोस्तों दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात के कारण। बार बार कहता हूं, वर्षा होने के लिए ठंडी गर्मी दोनों का मिश्रण, यानी दोस्तों उमस का थोड़ा होना। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर आपका हो जाएगा। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा का कारण होता है ग्रीष्मकालीन चक्रवात। क्या होता है दोस्तों? ग्रीष्मकालीन चक्रवात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, इसका आप लोग एक बार जानना चाहते हैं तो इसका स्क्रीन देखिए क्या लिखा है। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन चक्रवात के कारण होता है, जिसका मुख्य कारण वहां की स्थलाकृति है। महानदी बेसिन चारों तरफ पर्वतों से घिरा है, जिसके कारण महानदी घाटी में प्रविष्ट धाराएं चक्रवाती रूप ले लेती हैं और छत्तीसगढ़ में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस स्थिति के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। ये एक मेन पॉइंट है, ये आप देख लीजिए। यहां से लेकर दोस्तों ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट, और फिर आपको नीचे धान का कटोरा, देख रहे हो? 2 प्रश्न आपका यहीं से बन गया। तो कोई भी एग्जाम को क्रैक करना, पास करना उतना भी कठिन नहीं है जितना हम लोग बना देते हैं। सोच बदलना पड़ेगा। जब तक सोच नहीं बदलोगे बात नहीं बनेगी। तो 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। इसीलिए दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा। तो आप लोग इसको एक बार कमेंट बॉक्स में दर्शा दीजिए कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आम्र वर्षा दोस्तों क्या है बताइए? आम्र वर्षा हमें किसे कहते हैं बताइए आप लोग, बताओ भाई, आम्र वर्षा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 सबके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो दोस्तों आम्र वर्षा जो होता है वो आपका होता है कर्नाटक और केरल में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा का फुहार होता है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसूनी बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में दोस्तों क्या होता है, एक आम बात है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी आपसा ऑप्शन नहीं है जो इसको सही माना जाए। तो आप लोग इसका उत्तर बना लीजिए। मैं लिख देता हूँ कि जो आम्र वर्षा होता है ये कहाँ? कर्नाटक और केरल में। मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग नोट कर लो। कर्नाटक व केरल में किसके कारण होता है दोस्तों? कर्नाटक व केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा का फुहार है। पूर्व मानसूनी वर्षा का क्या है दोस्तों? ये फुहार है। समझे? आम्र वर्षा क्या है? पूर्व मानसूनी वर्षा का फुहार है, जो केरल और कर्नाटक में आपको दोस्तों देखने को ये मिलता है। ठीक बात है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा, फटाफट देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर आपका ये 7वां देखिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु दोस्तों किससे प्रभावित होती है बताइए? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है बताइए सब लोग? राकेश कुमार दास, दिव्या सिंह, पूजा कुमारी, आशुतोष कुमार पासवान। दोस्तों भूगोल, इतिहास और इसके अलावा बिहार स्पेशल, इन तीनों से मिलाकर 65 नंबर बनेगा। इसीलिए मैं आपके लिए बार बार शाम को मैं आपको हिस्ट्री करवाता हूं, तो सुबह आपको भूगोल करवाता हूं। हमारा एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है कि आपको एक रणनीति से पढ़ा दूं कि कम समय में वो रणनीति अपनाकर आप आराम से सिलेक्शन को पा जाइए। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु दोस्तों CWG से प्रभावित होती है। किससे? CWG से। ये ऑप्शन नंबर 1 कहीं नोट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, CWG। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, और पढ़ना चाहो तो एक बार इसका आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर देखो, एक्सप्लेन इसका। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला
मानसूनी प्रकार होता है। इसका फैलाव गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश दोस्तों इसमें सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों है? बताइए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते जाओ। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट आप लोग कमेंट करिए कि आखिर इतना भिन्नता क्यों पाई जाती है जलवायु में। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, पर जलवायु में इतनी भिन्नता क्यों है? इस बात का दोस्तों आपको उत्तर करना है। फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, चलिए बताइए आप लोग। चलिए फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या होता है? तो दोस्तों उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण होता है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। आप सबको पता है कि जैसे जैसे आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप जमीन पर यहां हैं, जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव दोस्तों क्या होता है, कम होता जाता है। यही कारण है कि जब हम पहाड़ी इलाकों पर खाना बनाते हैं तो वहां पे खाना को पकने में ज़्यादा समय लगता है, और जब अपने जहां हम बैठे हम लोग यहाँ खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है। किसके कारण? वायुमंडलीय दबाव के कारण, जलवायु में भिन्नता के कारण। तो ये बातों को समझो कि ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। आइए, आप जानना चाहते थे, एक बार आप देख लीजिए। अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में दोस्तों भिन्नता पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 165 मीटर की ऊपर दूरी तय करने में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दोस्तों आ जाती है। ठीक बात है, चलिए आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ना है आपको। बिल्कुल, अगले 1 घंटे आपको पूरी एनर्जी जी जान लगा देना है कि जितना पढ़ूंगा सर के साथ एक वादा है कि याद करता चलूंगा। बताइए, किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? जाड़े के मौसम में बारिश इनमें से किस राज्य में होती है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए फटाफट आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। तो दोस्तों तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर जाड़े के मौसम में भी बरसात होती है। ये आपको नोट रख लेना है कि ये मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर जाड़े के मौसम में भी बरसात होती है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, क्यों होता है, पूरा आप देखिए इसका एक्सप्लेन। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। क्यों होता है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती हैं तो वह बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प को ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में दोस्तों बरसात कर देती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानसूनी मौसम विस्थापन का दोस्तों कारण क्या है? बताइए, भारतीय मानसूनी मौसमी विस्थापन का कारण क्या है? सब लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। अगले 1 घंटे आपको पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देना है, समर्पित कर देना है। भारतीय मानसूनी मौसम विस्थापन का कारण क्या है? क्योंकि आपको जो मिलेगा यहाँ पे तय चीजें मिलेंगी कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आखिर प्राइमरी जूनियर के लिए पढ़ना क्या है। जो पढ़ना इस टाइम वही कराएंगे। क्या पढ़ना है, कहाँ पे कितने प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है कि बात बन जाए, तो ये आपको ऐसे ही टाइप के प्रश्न दूंगा जितना पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक बात है। तो भारतीय मानसूनी मौसमी विस्थापन का कारण क्या होता है दोस्तों? सही उत्तर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्रों का क्या विभेदी तापन के कारण। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, टाइम नहीं है कि आप लोग फालतू टाइम बर्बाद करें। आइए क्वेश्चन नंबर 11। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन पर संबद्ध है? कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म
मानसून के प्रदर्शन से दोस्तों संबद्ध है? कमेंट करो सब लोग। दोस्तों इसका जो सही उत्तर बनेगा वो एक से अधिक उत्तर इसका सही है। क्यों? सुनिए, मानसूनी वर्षा भारत की जलवायु को तो निर्धारित करेगा। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख कारक दोस्तों होता है उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब अभिसरणी और इसके अलावा तिब्बती उच्च और ला नीना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक से अधिक इसके उत्तर होंगे। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका दोस्तों एक से अधिक उत्तर आपका मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? शक्तिशाली एल नीनो का कारण दोस्तों सूखे का एक प्रतीक है, जान लीजिए। एल नीनो, एल से ला, ला से लेस, लेस का मतलब बरसात में कमी, डैट मीन सूखे का दोस्तों एक प्रकार का कारण है। जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस वर्ष दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण सूखे का खतरा दोस्तों बढ़ जाता है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने पे लगभग कब? बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने पे लगभग कब? 5 जून को। ऑप्शन नंबर 1, करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, 5 जून को। अगला चैप्टर आइए, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताइए सब लोग। तो दोस्तों सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। हमने कहा गर्मी और ठंडी का मिश्रण ही एक परफेक्ट वातावरण को बनाता है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये दोस्तों भारत में सबसे अधिक इसी प्रकार के वन भारत में दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक बात है। वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, अब इसका कंडीशन क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का विशेषता क्या है? तो दोस्तों पहली विशेषता तो यही है यहाँ पे कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है वहाँ पे बरसात 70 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर इन्हीं वनों का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल, सागौन, देखो ये मेन पॉइंट एनसीईआरटी के पॉइंट है, ये साल, सागौन, शीशम, ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक बात है। और वनों में आप लोग आबनूस, महोगनी, रोजवुड, ये मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़िए फटाफट से। आइए, पश्चिमी घाट, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। बताइए बताइए, फटाफट कमेंट करिए। आइए दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, पीके कुशवाहा, दिव्या, प्रवीण कुमार और रंजीत पासवान, बहुत बढ़िया। तो पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, क्या लगता है आपको उत्तर सही कौन सा होगा? चलिए, बहुत स्लो कमेंट करते हो भाई आप लोग, कमेंट आप लोग बहुत स्लो करते हो। मैं कहता हूं या तो गलत होगा या तो सही होगा, कमेंट तो करो। गलत करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ मेरा ये प्रश्न गलत हुआ था, पर कमेंट जरूर किया करो। चलिए, पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो सही उत्तर दोस्तों आपका क्या बनेगा? इसका सही उत्तर दोस्तों आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। चिराग कुमार का देखो सही है, बिल्कुल सही जवाब चिराग ने दिया है। राकेश जी आपने गलत किया, सुरेंद्र का गलत हो गया, पीके कुशवाहा आपने भी गलत कर दिया, दिव्या का भी गलत हो ही गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक दोस्तों नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से किन राज्यों में वन का विस्तार 75% से दोस्तों अधिक नहीं है? बताइए सब लोग। तो दोस्तों इसका पहले आप समझो बात इसकी। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में 25.14% वन है। ठीक बात है। नागालैंड में 73.9% वन है ना। और इसके अलावा अगर देखा जाए मिजोरम में 84 है, मेघालय में 76 है। तो भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो वन है दोस्तों वो लक्षद्वीप में 90% वन है, और जबकि मिजोरम में अगर देखा जाए तो 84.53% है। ठीक बात है दोस्तों। इसका कोई भी उत्तर जो है आपको इसमें लगभग, एक सेकंड रुक जाओ, 75% अधिक नहीं है। तो यार इसमें सारे 75% पे लगभग अधिक हैं।
तो इसका ऑप्शन नंबर ई आप टिक कर दीजिए और आप लोग नोट भी कर लो। ये देख लीजिए कहाँ पे कितना, पूरा रिपोर्ट आप देख सकते हैं, देखिए कहाँ कितना बन है देख लीजिए। तो आप देखो मध्य प्रदेश में 25% है, नागालैंड में 73% है, और मिजोरम में 84% है, मेघालय में 76% है, सर्वाधिक वन लक्षद्वीप में 90% है, उसके बाद मिजोरम में 84% है। तो ये आपको दिमाग में नोट रखना है एन केन प्रकारेण कि लक्षद्वीप में कितने वन हैं 90.33%, मिजोरम में कितने हैं 84.55%। तो कौटिल्य कुमार, रंजीत पासवान, ओम पाठक, दिव्या, पीके कुशवाहा और रंजीत और बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन। तो सही उत्तर दोस्तों आपका क्या बना, ऑप्शन नंबर ई। इसके कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपके उससे रिलेटेड नहीं है। सर्वाधिक वन कहाँ पे, मैंने आपको बता दिया पहले नंबर पे आता है कौन सा, बताओ सर्वाधिक वन इनमें से कौन पाए, तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, लेकिन लक्षद्वीप ऑप्शन में दोस्तों है नहीं। फिर किसको चुनोगे, मिजोरम को, क्योंकि मिजोरम में 84.53 और सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में 90%। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में फिर दोस्तों कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा जोड़ा दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। कमेंट करके सब लोग बताएंगे। नीलम यादव, ज्योति विश्वकर्मा, आशुतोष कुमार पासवान, रंजीत पासवान, दिव्या, सारे लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। कमेंट करके बताइए सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कितने लोग सही करेंगे फटाफट से, पहले कमेंट का हमें वेट है। मरियम निशा, आशुतोष कुमार पासवान, सुरेंद्र सिंह, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को सुप्रभात। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से इन्हीं में से काफी बच्चे टीचर बनने जा रहे हैं। बस फर्क ये है कि जिद किन में है, जिद, जुनून और समर्पण, इन तीनों का नाम ही सफलता है। तो कौन सा जोड़ा दोस्तों सुमेलित नहीं है बताइए आप लोग। तो पांचवें का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र मध्य प्रदेश नहीं है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो आपका क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा वन है, नंबर 1 पर दोस्तों आपका लक्षद्वीप है, सब लोग जानते हैं लक्षद्वीप है। और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम है। याद रखना ये चीजें, ठीक है। तो जो गलत है वही सही है। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल, चट्टानों से आवृत क्षेत्र अंडमान निकोबार, नम भूमि वाला क्षेत्र गुजरात, बिल्कुल सही है। तो जो आपको दोस्तों गलत लगना है वही आपको चुनना है, ठीक है। चलिए देखो, आप लोग पहली बात तो इन चीजों से मत डरा करो कि यार ज्यादा गलत हो रहा है, क्या बताऊं बहुत क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये सब मत सोचिए। अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब वो आपको नया मतलब याद तो हो रहा है ना। मेन चीज क्या है कि याद होना, नई नई चीजें आपके दिमाग में याद होती जाएं, ये बहुत मैटर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल पे घिरा है, बताइए सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल पे घिरा है कौन है वो। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कितने लोगों को आ रहा है देखना अब यही है कि भाई कितने लोग इसको ठीक कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रवीण कुमार, ओम पाठक, रंजीत, पूजा, बताओ भाई फटाफट आप लोग कमेंट करो जल्दी से, सारे लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए तो दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आप सब लोग जानते हो दोस्तों, ये टाइगर स्टेट के नाम पे जाना जाता है। यहीं पर बांदीपुर नेशनल पार्क, यहीं पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, और ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर दोस्तों पतझड़ वाले जंगलों पे ये घिरा हुआ है। कौन दोस्तों, मध्य प्रदेश। तो 6 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा तुरंत लॉक करिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, आइए। तो भारत के वन रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्र ये घने पतझड़ वाले वनों पे दोस्तों ये घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहां पाया जाता है, नीलगिर की पहाड़ियों में। नीलगिर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेट्टा, डोडा बेट्टा। कल ही मैंने पढ़ाया था इसको, पता नहीं आपको याद भी है कि भूल गए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहां पर है, कहां पर है, नीलगिर की पहाड़ियों में। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन वाले क्षेत्र दोस्तों पाए जाते हैं, सब पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, वो है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, ये पेपर उन सभी भाई बहन को समर्पित है जो अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती में चाहे आपने बहुत तैयारी किया, चाहे कुछ भी तैयारी ना की हो, लेकिन आज से जो आपको महामैराथन आपको मैं पहला दे रहा हूं, इनसे आपकी दिफा सब कुछ निर्धारित हो जाएगा।
बहुत सारी चीजें निर्धारित हो जाएंगी कि आपकी सफलता का आयाम क्या बनेगा। ठीक है, मैं जानता हूं आप होपलेस होते हो, जब गलत होता है तो आप लेकिन हाँ, जब पढ़ाई में मन ना लगे, जो प्रश्न आपको समझ ना आए, तो समझ जाना कि इशारा मिल रहा है कि यही प्रश्न हमको जीत दिलाएगा जो नहीं आ रहा है। वहीं पर थोड़ा खुद को रोको, वहीं पर अपने मन को लगाओ कि भैया यही नहीं आ रहा है और यही यहाँ नहीं आ रहा है, तो यही पेपर में भी गलत हो सकता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आइए, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में दोस्तों प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र हेक्टेयर में कितना है? कमेंट करके सब लोग बताओ। भारत में प्रति व्यक्ति बिल्कुल वन क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों भारत में प्रति व्यक्ति जो वन क्षेत्र है, इसमें पे कोई ऑप्शन ठीक नहीं, आप करेक्ट कर लीजिए। 0.08 हेक्टेयर। कितना? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, 0.08 हेक्टेयर। ठीक बात है, ये है, ये नवीनतम डेटा है, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रति व्यक्ति वन का जो आच्छादित क्षेत्र है वो 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये पूरे विश्व के लेवल पर 0.64 हेक्टेयर है। ठीक बात है, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। चलो मैं देख रहा हूं कौटिल्य, चलिए भाई चाणक्य के आ गए, बिल्कुल चाणक्य नीति लेकर कौटिल्य जी, रंजीत पासवान, राकेश कुमार दास, दिव्या और बहुत सारे भाई बहन। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में दोस्तों ये सूची का आपको मिलान, आइए हम लोग सूची मिलाते हैं, देखते कितने लोग मिला पाते हैं, अच्छे से मजा आएगा, इसमें पूरा मजा आएगा। चलो भाई मिलान करो एक बार कोड को आप लोग, चलो चलो मिलान कर लो सब लोग। आइए देखते हैं कितने लोग मिलान कर लेते हैं, देखना तो ये मिलान कितने लोग कर देंगे। चलो बता रहा हूं, आइए मजा आएगा इसमें। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो बेटा सा से सदाबहार, साफे शिलांग। सरजी के ट्रिक याद कर लो, देखो सा से सदाबहार और सा से शिलांग, यहां तक ठीक है। और मानसूनी वन कहां पाए जाते हैं? बेटा मानसूनी वन शिवालिक में, सून शिवालिक, सून शिवालिक। और सदाबहार शिलांग, सदाबहार शिलांग है और सून है शिवालिक, यहां तक ठीक है। शीतोष्ण हमने कहा नीलगिरी की पहाड़ियों में, और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में। आप चाहते तो ऑप्शन से भी हल कर सकते थे। आप देखो आपको इसमें हो सकता है कोई ना आ रहा हो, लेकिन एक जरूर आ रहा था, मैंग्रोव वन। तो आपको देखो मैं कहता हूं एलिमिनेशन, जो आप लोग कहते हो ना सर एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करेंगे जब पेपर में प्रश्न ना आए और हमको टीचर बनना है, अगले 1 महीने बाद मेरा रिजल्ट आ जाना चाहिए सर, तो तरीका सीखो। सुनो बता रहे हैं, देखो एक आ रहा, इनमें से कोई एक अगर आपको आ रहा तो भी बात बन जाएगा। देखिए खेलेगा नहीं है। देखो मैंग्रोव वन कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। चौथे का तीसरा किस किस में है? पहले आप 1 मिनट रुक जाओ, रुके रहिए। चौथे में दोस्तों तीसरा, चौथे में आपको 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। चौथे में तीसरा ये कहां पर है? ये आपका कौन सा? डी वाले में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। मेरे विचार से मेरे को दोस्तों सी वाले ऑप्शन में ये बात दिख रहा है। आपको कहां दिख रहा है? और कहीं है? नहीं है, तो पकड़ लो यही वाला ऑप्शन। और किसी में चौथे में तीसरा नहीं। देखो आप पहले में देखो, चौथे में पहला कह रहे हैं, चौथे में चौथा कह रहे हैं, चौथे में दूसरा कह रहे हैं, लेकिन मात्र सी वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहां पे चौथे में तीसरा दोस्तों आपको दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप तुरंत पकड़ लोगे। हाँ सर जी यही तो इसका सही उत्तर हो गया है ना। चलें आगे चलें भैया, बताइए इजाजत हो तो मैं आगे चलूं। बिल्कुल। और बेटा टाइम का देखिए, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे हो। 11 बजे की अगर टाइम है क्लास की, सुबह 11 बजे लाइव जुड़ जाया करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न और ट्रिक्स जो आपसे छूट जाते हैं। टाइम वैसे भी आपके पास एग्जाम के लिए उतना नहीं है, फिर भी आप देरी करते हो, है ना। चलो अगला एक और मिलान वाला क्वेश्चन लाते हैं। मजा आया यहाँ पे? एक बार फिर बता दूं, सदाबहार कहां पे होगा? शिलांग में होगा। सूना सूना है शिवालिक में। शीतोष्ण है नीलगिरी की पहाड़ियों में। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। यहां तक ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप लोग दोस्तों ये लीजिए, इसका आप क्या स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, आगे बढ़िए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का योगदान कितना है? कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा कि बच्चा बच्चा इस प्रश्न का उत्तर सही करे। बताइए भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनों का योगदान कितना है? वैसे भी मैंने कहा कि वन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे कौन है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि भैया वो है आपका लक्षद्वीप, सबसे आगे है गुरु, जहां पे 90% से ज्यादा वन है। दूसरे पर आता है मिजोरम, यहां पर भी सबसे ज्यादा वन है। लेकिन पूछा कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वनों का क्षेत्र कितना? 21.7%।
अब एक बार कमेंट में मुझे देखने दीजिए। नीलम यादव, अंजलि शर्मा, ओम पाठक, कौटिल्य, राकेश कुमार दास, पूजा कुमारी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, और आप देख भी सकते हैं कब कितना क्या, ये जरूर पढ़ा करो। वर्तमान में देहरादून स्थित भारतीय वन पर्यवेक्षण विभाग 17वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आप सबका एक सवाल बार बार आ रहा था कि सर रिजल्ट कब तक सीटेट का जारी होगा, क्या हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती में वैलिड हो पाएंगे 4.0 में कि नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपसे चर्चा करूंगा, 3 टॉपिक्स आज आपके लिए है। एक तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती से पहले रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप वैलिड हो कि नहीं, कितने नंबर तक बढ़ने के चांसेज है, ये भी आपको बताएंगे। पहले तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ, सीटेट का जो रिजल्ट है वो अमूमन आपको पता है दोस्तों कि मैं बात बात पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। आपको अच्छे से पता है, आपके सर जी जितनी लाइव क्लासेज डेली आपको करवा रहे हैं, हमने दिसंबर की सीटेट की क्लासेज आपके लिए शुरू करवा दिया है, जो फ्री बिल्कुल यूट्यूब पर डेली चल रहा है, सुबह 11 बजे और शाम को 9:20 पर। तो खैर आपके लिए टाइम भी आप लोग ध्यान रखिए, सुबह 11 बजे वही आपका टाइम, और शाम 9:20 पर आपको फ्री लाइव क्लास आपको दी जा रही है दिसंबर सीटेट के लिए। खैर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेन जो आपका जो विषय है सर कि सर आखिर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों 21 से 25 का मतलब मैं आपको बीच का रास्ता अगर बताऊं तो करीब 22 जुलाई को आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, 22 जुलाई तक। इसके बाद जिनको बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में अगर आपको वैलिड होना है तो भाई अगर आपका रिजल्ट निकल गया तब तो आप वैलिड आप तो हो ही गए, तो आपको फॉर्म भर देना है। और हाँ, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री क्लास, तो वो भी आपका सुबह 9:30 बजे चल रहा है। ये क्लास आपके चैनल पर सुबह 9:30 बजे चल रहा है। और आपके सीटेट की 2 लाइव क्लासेज सुबह 11 बजे, ये संपूर्ण पैडागॉजी 90 नंबर की होती है, और शाम को 9:20 पर आपका ये संपूर्ण सामाजिक अध्ययन चलता है। खैर अब ये सवाल है जो सबसे बड़ा सवाल, सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, 82 नंबर, मेरे 84 बन रहे हैं, मेरे 95 बन रहे हैं, सर क्या 1-2 नंबर बढ़ने के चांसेज हैं। पहली बात दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, एक डर अपने दिमाग से निकाल दो कि आपका नंबर कम होगा। नंबर कम कभी नहीं होता अगर आप सही ढंग से अगर आप मिलाए होंगे, पहली बात तो। हाँ, 1 नंबर ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2-3 नंबर कभी नहीं बढ़ते। बहुत अगर बढ़ गया तो 2 नंबर नहीं तो 1-2 नंबर से अगर दिक्कत है तो वो दोस्तों आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है, ठीक है। और बस इतनी बातें मुझे आपको बताना था कि आपके मन का जो डाउट था कि रिजल्ट कब तक, तो 21 से 25 जुलाई यानी 22 जुलाई के आसपास नंबर 1 से 2 आपको बढ़ जाएंगे, आप परेशान ना होइए। हाँ, क्लासेज आपकी जिनको भी लगता है कि थोड़ी दिक्कत है सर, तो दिसंबर सीटेट की क्लासेज आपकी शुरू हो चुकी है, वो भी आज से ही, तो आप लोग अपने टाइम पर आप आ जाएंगे। बाकी बीपीएससी जिनका हो चुका है तो बीपीएससी में आप एंटर करेंगे, सुबह 9:30 बजे आपके यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रहा है। तो पहली बार अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन क्लास की खुद ही पहुंच जाएगी। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।